आज हम सेंट्रल सिविल सर्विसेज के पेंशन रूल 2021 वाले पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज के जो रूल हैं पेंशन के 2021, ये अमेंडेड रूल हैं। जो ओरिजिनल रूल थे वो थे सीसीएस पेंशन रूल, सीसीएस पेंशन रूल 1972, ये थे ओरिजिनल। ये उसका अमेंडेड वर्जन है, 2021 में आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में अमेंडमेंट करके इनके सीसीएस पेंशन रूल 2021 लेकर आए थे। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन लोग जो हैं ये पेंशन रूल्स के अंतर्गत आते हैं, किस किस लोग पर, किस किस गवर्नमेंट सर्विसेज सर्वेंट पर या फिर किस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पर ये रूल जो है वो अप्लाई होंगे और किस पर नहीं होंगे। ये चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे इसके थ्रू। तो शुरू करते हैं हम सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं और जो मिनिस्ट्री है इनकी, मिनिस्ट्री है पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशन वेलफेयर। देखिए मिनिस्ट्री ये है और जो डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशन वेलफेयर, पेंशनर के वेलफेयर का जो डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये आ जाता है भारत का एनवलप एम्बलम सत्यमेव जयते। और ये इस तरीके से ये ऑफिशियल गवर्नमेंट की साइट पर पड़ा हुआ पीडीएफ है। जो ऑफिशियल पीडीएफ गवर्नमेंट ने दी है ये वही ऑफिशियल पीडीएफ है। इसको जो है अगर जो हम चैप्टर की बात करें, जैसे कि हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो ये 9 चैप्टर 10 11 12 13 14 चैप्टरों में ये डिवाइड करा हुआ है पूरा पेंशन रूल जो है 2021। 14 चैप्टरों में इसको डिवाइड किया हुआ है। हम स्टार्टिंग से ही करना स्टार्ट करेंगे ताकि जो लोग भी एम्प्लॉय, मान लीजिए बहुत से लोग जॉब लगती है उनकी न्यू न्यू और उनको पेंशन का काम दे दिया जाता है, तो उनको भी समझने में आसानी होगी, या फिर जो लोग पेंशन का काम कर रहे हैं उनको भी समझने में आसानी होगी। देख ली, मैं भी करंटली वर्किंग हूँ ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और मैं बेसिकली एडमिन का ही मेरा जो काम है वो एस्टेब्लिशमेंट वर्क है। मतलब कि जहाँ पर मैं पेंशन, ये आपके जो ट्रेवल अलाउंसेस वगैरह, सैलरी से रिलेटेड जो मैटर्स हैं ये, और डीपी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स जो होती हैं, इन सब से रिलेटेड फाइल्स पर मतलब हम डिस्कस करते हैं, या फिर हम मतलब उसको उसको एनालाइज करते हैं। उन चीज़ों से ही रिलेटेड मेरा वर्क है यहाँ पर। तो इसलिए मैंने सोचा था कि भाई मैं भी इन चीज़ों पर थोड़ा रिसर्च करके वीडियो बनाऊंगा, ताकि मैं, क्योंकि जब मेरा इस जिस जॉब को मैं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, जब मैं यहाँ पर पोस्टिंग हुई थी मेरी, तो इनिशियल स्टेज में मेरे को बहुत दिक्कतें आई थी, क्योंकि जो आप लोग भी फेस करते होंगे शायद से, और मेरे को नहीं पता कि हर डिपार्टमेंट में इस तरीके से होता है नहीं होता, पर सीनियर जो है वो अवॉइड करता है सारी चीज़ें बताने से। उसको लगता है कि नॉलेज जितनी हमारे पास इकट्ठी रहे वो अच्छा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई हम इसको डिसिपेट करते हैं, अपनी नॉलेज को बांटते हैं, जो भी हमारे पास नॉलेज है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021 है। अब स्टार्टिंग जो पैरा दे रखा है, ये दे रखा है कि इनको पावर कहाँ से मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर जो ये कर रही है तो इनको पावर कहाँ से मिलती है इस तरीके के रूल बनाने की। तो वही बताया हुआ है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका क्लोज 5 और आर्टिकल 48 है कॉन्स्टिट्यूशन का, और प्रोविज़ो है आर्टिकल जो है 309 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसका जो प्रोविज़ो है उसका एक्सेप्शन केस जो है आर्टिकल 309 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो है। अब ये आर्टिकल 309 क्या है? आर्टिकल 309 जो होता है बेसिकली ये एस्टेब्लिश करता है, मतलब कि ये एस्टेब्लिश करता है मेरिट बेस्ड इफ़िशेंट, और एक जो हमारा सिविल सर्विस सिस्टम जो होता है उसकी इफ़िशेंट और इम्पार्शियल उसको एस्टेब्लिश करता है। हमारा सिविल सर्विस सिस्टम को एस्टेब्लिश करता है ये 300। ये प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट को ये पावर प्रोवाइड करता है कि वो कुछ
रूल्स बना सकते हैं, मेकिंग रूल्स, ठीक है ना, मेकिंग रूल्स या लॉ, हम रूल्स बोल सकते हैं, कानून बोल सकते हैं, कोई रूल्स बनाते हैं, कोई लॉ एक्ट बना सकते हैं वो, ठीक है ना। रूल्स और एक्ट किससे रिगार्डिंग, जो रिक्रूटमेंट होती है आपके, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट होती है उससे रिलेटेड, और उनकी कंडीशंस क्या हैं, कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, क्या कंडीशन उनकी रहेगी, ये सब उनको पावर देता है कि किस मोड में हमें अपॉइंटमेंट करना है, अपॉइंटमेंट कैसे किस मोड में करना है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जब आते हैं भाई, जो उम्र वो स्टार्टिंग कर रहे हैं, मान लीजिए अभी उसने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, एग्ज़ाम दिया अपने गवर्नमेंट किसी भी पोस्ट के लिए, अब एग्ज़ाम दिया, उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ये सब चीज़ डिसाइड करना कि कौन उसका अपॉइंटमेंट करेगा, उस पर कौन कौन से सर्विस रूल अप्लाई होंगे, उसकी टेन्योर क्या रहेगी उस पोस्ट की, उस पोस्ट के पे क्या रहेंगे, पे एंड अलाउंसेस क्या रहेंगे, उस पे के क्या फैसिलिटी मिलेगी, क्या प्रपोजिट मिलेंगे उस पे, उस पोस्ट पर या उस सर्विस में, सर्विस कैडर में। तो वो सब चीज़ जो डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं हमारे प्रेसिडेंट या गवर्नर, या फिर कई बार ऐसा होता है कि ये अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है ना, डेलीगेशन ऑफ पावर, डेलीगेशन ऑफ पावर, डेलीगेट करते हैं कई बार अपनी पावर को कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं या फिर हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनके यहाँ पर जो सर्विस रूल अप्लाई होंगे वो किस तरीके से अप्लाई होंगे, या फिर वो बना सकते हैं। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो होती है, डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाते हैं, उन सब से रिलेटेड रूल्स, ये प्रोविजो जो है हमारा आर्टिकल 309 का, ये हमें बता सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ही एक और आता है, ये है क्लोज 5 ऑफ आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या है। अब ये भी सेम है, देखिए, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पेंशन से रिलेटेड। पेंशन किसकी है, एम्प्लॉयज़ की है। एम्प्लॉयज़ कौन, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट या पीएसयूज़, तो पीएसयूज़ में जो आते हैं या फिर अदर स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो उनके रूल्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 148 देखोगे तो ये रूल्स है आपका ना सीएजी से रिलेटेड, कंप्यूटर ऑडिटर और जनरल, ठीक है ना, ये सीएजी से रिलेटेड है, ठीक है, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो ये बेसिकली क्या बोलता है, प्रोविज़न 5 क्लोज 5 ऑफ आर्टिकल 148, ये बोलता है कि जो भी हम, जैसे प्रेसिडेंट जो भी रूल्स बनाते हैं, गवर्नर जो भी रूल्स बनाते हैं किसी सर्विस से रिलेटेड, किसी भी पोस्ट की या किसी भी सर्विसेज से रिलेटेड, जो भी उस कैडर से रिलेटेड कोई भी रूल बनाएंगे, वो कंसल्टेशन विद, उसमें कंसल्टेशन रहेगा हमारा सीएजी का। तो सीएजी से कंसल्ट कर कंसल्ट, उसमें मान लीजिए एक बोल सकते हैं हम कि उसमें कंसल्टेंट रहेगा सीएजी, ठीक है ना, तो उनसे हम कंसल्टिंग करके ही बनाएंगे, कंसल्टिंग उसमें कर सकते हैं, ठीक है, साफ से लिख देता हूँ उसको, कंसल्टिंग करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें कंसल्टिंग करेंगे। अब यहाँ से ही इसी तरीके से आफ्टर कंसल्टेशन विद द कंप्यूटर ऑडिटर जनरल इन रिलेशन टू पर्सन सर्विंग इन, और कंप्यूटर ऑडिटर जनरल किस किस रिगार्डिंग में, किस रेफरेंस में वो उनके कंसल्ट करेगा, वो कहेगा, मान लीजिए लेट एज्यूम कि सेम पोस्ट सीएजी में है, मतलब जो सीएजी एक अलग डिपार्टमेंट है, सीएजी में कोई सेम पोस्ट पे, सीएजी में कोई अकाउंटेंट है, उस पर क्या सर्विस रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, वही जो अदर डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट रहेंगे उन पर क्या लागू होंगे। तो वो अपने यहाँ के जो अकाउंटेंट हैं उनसे कंपैरिजन करेगा कि अदर डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से वो कंसल्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंट हेयर बाय मेक द फॉलोइंग रूल, अब उनसे कंसल्टेशन के बाद और अपनी पावर यूज़ करते हुए, तो इसमें बताया गया है कि, इसको क्लियर कर देते हैं, कि प्रेसिडेंट ने अपनी पावर यूज़ करते हुए, जो कि प्रोविजो है हमारे आर्टिकल 309, और कंसल्ट करते हुए सीएजी से, जो कि आर्टिकल 148 क्लोज 5 में है, उनसे कंसल्ट करते हुए जो रूल्स बनाए हैं पेंशन से रिलेटेड, वो
ये रूल्स हैं, फॉलोइंग रूल्स, ठीक है ना। अब प्रिलिमिनरी में जाते हैं हम कि प्रिलिमिनरी चैप्टर फर्स्ट है। अब यहाँ पर देखते हैं कि शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, मतलब कि इन रूल्स को क्या बोला जाएगा। इन रूल्स को बोला जाएगा तो ये बोलते हैं कि ये रूल्स जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021 हैं। ये है हमारे सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021, ठीक है। इनका कमेंसमेंट कब होगा, जब ये ऑफिशियल गैजेट में आ जाएंगे, ठीक है। फ्रॉम द डेट इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। तो कमेंसमेंट ऑफ सीसीएस पेंशन रूल 2021 वो कब से होता है, जब ये ऑफिशियल गैजेट में हमारे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कब आया था, अगर जो हम देखना चाहें कि भाई ऑफिशियल गैजेट कब आया था इनका, तो ये आया था 20 दिसंबर 2021 को, ठीक है ना। 20 दिसंबर 2021 को ये आया था, तो वहाँ से ही ये अप्लाई होते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट इसमें बोलता है कि एप्लीकेशन, ये रूल जो है सीसीएस पेंशन रूल किस किस पर अप्लाई होंगे, इनका एप्लीकेशन किस किस पर होगा, ये चीज़ यहाँ पर बताई जाती है। तो ये बोलते हैं कि जब तक अदरवाइज कुछ ना बोला जाए, जब तक कुछ, तो अब एप्लीकेशन देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो जब तक कि कुछ और ना बोला जाए इन रूल्स में, ये रूल अप्लाई होंगे सभी गवर्नमेंट सर्वेंट पर जो कि ओन, मतलब कि आप 31 दिसंबर 2003 तक, मतलब कि 31 दिसंबर की अगर जो आपकी अपॉइंटमेंट है तो आप पर ये रूल अप्लाई होंगे। अगर 1/1/2004 की आपकी अपॉइंटमेंट है तो ये रूल अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये सभी पर अप्लाई होंगे गवर्नमेंट सर्वेंट पर जहाँ पर ये रूल फॉलो अप करे जाते हैं, जिनकी अपॉइंटमेंट 31 दिसंबर 2003 तक है, मतलब 31 दिसंबर 2003 को भी है तो उनको भी। और ये उन पर भी अप्लाई होते हैं जो सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट हमारे डिफेंस में एफएचक्यू, जैसे कि जो डिफेंस सर्विसेज में काम करते हैं। सिविलियन मतलब कि जैसे एसएससी सीजीएल के थ्रू, एसएससी सीजीएल हुई या फिर एसएससी सीएचएसएल हुई, इन पोस्ट के थ्रू क्या होता है, क्लर्क वगैरह जो हैं ये हमारे डिफेंस सेक्टर में भी जाते हैं। जैसे कि आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर में एएसओ वगैरह बनते हैं या फिर क्लर्क बनते हैं, एलडीसी वगैरह बनते हैं, ये सब सिविलियन से भी जाते हैं। तो जो उनमें गया हुआ है जिनकी पोस्टिंग डिफेंस सर्विसेज में है लेकिन वो सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उन पर भी अप्लाई होंगे। अपॉइंटेड होने चाहिए वो सब्सटेंटिवली। अब ये वर्ड क्या होता है सब्सटेंटिवली अपॉइंटमेंट, ये चीज़ हम एफआर में दे रखी है। इसका जो अगर जो हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो फंडामेंटल रूल जो है एफआर, उनमें बहुत अच्छे दे रखा है कि सब्सटेंशली का मतलब क्या होता है। सब्सटेंशली का मतलब बेसिकली हम समझना चाहें तो ये होता है कि आपका एक ऐसी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट हो जो कि पोस्ट परमानेंट इन नेचर है और आप इस पर कंफर्मेशन पालेंगे, मतलब आपका जो लियन है इस पर, जो आपका धारण अधिकार है वो इस वाली पोस्ट पर बनेगा फ्यूचर में जाके। ये कोई टेम्परेरी पोस्ट नहीं है, ये टेन्योर पोस्ट नहीं है। टेन्योर पोस्ट होती है जो कुछ टाइम के लिए बनाई जाती है। टेन्योर पोस्ट मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कोई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को रोड बनानी है, एनएच बनाना है, कोई सा नेशनल हाईवे बनाना है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है 2 साल का, 2 इयर्स प्रोजेक्ट है। तो ये क्या करते हैं, 2 साल के लिए कुछ टेन्योर पोस्ट क्रिएट करते देते हैं वहाँ पर कि मैनेजर ये होगा, सुपरवाइज़र ये होगा, वहाँ पर लेबर का वर्क ये करेंगे, इंजीनियर जो होगा इंजीनियर की पोस्ट क्रिएट कर देते हैं। जो लोग इन पर अपॉइंट किए जाते हैं उनको बोलते हैं टेन्योर पोस्ट, क्योंकि यहाँ पर इस पोस्ट की जो टाइम लिमिट है वो है 2 साल, ठीक है। जो नॉर्मली आप ऑफिस वगैरह में देखते हो पोस्ट, वो सब परमानेंट पोस्ट होती हैं, उन पर जो होता है वो सब्सटेंटिवली आप अपॉइंट होते हो उस चीज़ पर ना, सब्सटेंटिवली आप अपॉइंट होते हो। तो ये चीज़ यहाँ पर है, जो सब्सटेंटिवली अपॉइंट हो सिविल सर्विसेज में। और जो पोस्ट इन कनेक्शन, और जिस पोस्ट पर आप हो रहे हो या तो आप सिविल सर्विसेज में या फिर सिविल पोस्ट में,
ठीक है, आपका अपॉइंटेड जो होंगे आप सब्सटेंटिवली होंगे सिविल सर्विसेज में या सिविल पोस्ट में। देखिए पोस्ट ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज ये एक अलग है, एक सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज है, ठीक है, वो एक अलग है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के अलग अलग वो हैं, मतलब अलग अलग सर्विसेज बनी हुई है और अलग अलग पोस्ट हैं। जैसे कि अकाउंटेंट कैडर की पोस्ट अलग है अकाउंट विंग कैडर की अलग है, इंजीनियर विंग की अलग है, उनका कैडर अलग है, उनकी पोस्टें अलग हैं। तो आप सस्टेंटली अपॉइंट है सिविल सर्विसेज में अपॉइंट हो या सिविल पोस्ट पर हो, जो क्या काम कर रही है वो सर्विसेज या पोस्ट, वो है अंडर यूनियन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, जो कि बोन ऑन कर रहे हैं पेंशन एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना, अफेयर ऑफ यूनियन विच आर, जिस पर लागू होते हैं हमारे पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना। बट ये किस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ये किस पर अप्लाई नहीं होगा, ये अप्लाई नहीं होगा रेलवे सर्वेंट पर। रेलवे सर्वेंट पर क्यों अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उनके अपने सेपरेट रूल्स होते हैं। रेलवे सर्वेंट पर ये अप्लाई नहीं होगा। पर्सन जो कैजुअल है, कैजुअल या डेली रेटेड एम्प्लॉयज़ है, मान लीजिए जैसे हम सफाई करवा रहे हैं इससे। अब मोस्टली क्या होता है, जो सफाई कर्मचारी हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ये सब संविदा वाले होते हैं, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिए जाते हैं, संविदा वाले होते हैं। या फिर कई बार क्या होता है मल्टीपल, उनको ये होता है कि आपको डेली पे होगा, डेली पेमेंट करते हैं उनको। मतलब ऐसा नहीं कि डेली उनको पैसे देते हैं, लेकिन डेली बेसिस के आधार पे देते हैं उनको, कि आपकी पर डे जो है वो 500 रुपीज़ है। 500 तो नहीं देते, अगर 500 नहीं 300, कि आप डेली के आपके 300 रुपीज़ है। तो डेली के अकॉर्डिंग जो देते हैं उनको हम बोलते हैं। किसी को हमने अगर डेली अपॉइंटमेंट के हिसाब से रखा है तो उन पर ही अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हमने कोई फिक्स पीरियड नहीं मांगा। अब देखो यहाँ से समझ जाइए कि जब हम उसका कोई फिक्स पीरियड नहीं लेकर चल रहे हैं कि उसकी सर्विस कितनी लंबी होनी चाहिए, उसको बोल रहे हैं हम भाई तू कल आएगा तो कल के पैसे तुझे मिलेंगे, परसों नहीं आएगा तो नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, आना बंद कर देगा तो नहीं मिलेंगे। तो मतलब उसकी सर्विस की कोई फिक्स टेन्योर नहीं है कि आप 60 साल तक होने पर ही रिटायर हो गए, या फिर वो मर्जी चाहे कल हटा दे उसको एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है ना। या फिर जो पर्सन पेड होते हैं कंटीजेंसी से जो पेमेंट हो रही है, कंटीजेंसी होती है आपदा के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये वाले फंड जो हैं आपदा के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर आपकी कंटीजेंसी से पेमेंट हो रही है तो भी आपको ये रूल अप्लाई नहीं होते। कंटीजेंसी से पेमेंट हो रही है मतलब कि इसका मतलब सिंपल सा ये है कि गवर्नमेंट ने आपके लिए कोई फंड नहीं बना रखा। गवर्नमेंट आपकी जो पोस्ट है या आपकी जो सर्विसेज है, अगर जो आपकी पेमेंट कंटीजेंसी से हो रही है, मतलब कि वो सिंपली इसको करना चाहते हैं कि आप इमरजेंसी टाइम के लिए लगाए गए हो। आपकी जो पोस्ट है वो इमरजेंसी पीरियड के लिए लगाई गई है, मतलब कि कुछ ऐसी इसी इमरजेंसी है गवर्नमेंट का कि कोई हो सकता है पोस्ट एकदम से वैकेंट हो गई हो, या फिर कहीं कोई जो होते हैं ना, मान लीजिए परमानेंट ना पोस्ट होकर टेम्परेरी पोस्ट कहीं पर क्रिएट की गई हो फॉर एनी ऑब्जर्वेशन या फिर एनीथिंग एल्स, तो वहाँ पर क्या है कि आपकी पोस्ट परमानेंट नेचर की नहीं है, आपको कंटीजेंसी से पे हो रहा है, जो आपातकालीन में पे होती है। तो आपकी वो पोस्ट जो है वो इस रूल के अंतर्गत नहीं आएगी, वो इस पर रूल नहीं लगेगी। या फिर जो पर्सन सीपीएफ से है, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, आखिर जो कोई पर्सन इस सीपीएफ से एंटाइटल है तो उस पर भी ये रूल नहीं लगेंगे। देखिए सीपीएफ वालों पर क्यों नहीं लगते, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड रूल्स में क्या है कि उसमें आपका एम्प्लॉयर भी शेयर डालता है और एम्प्लॉय भी शेयर डालता है, ठीक है। मिनिमम 10% आपको डालना पड़ता है, एम्प्लॉय का भी, एम्प्लॉयज़ और आपके एम्प्लॉयर का भी, ठीक है, एम्प्लॉय भी डालता है उसमें। तो जब दोनों एक फंड में आपको डाल रहे हैं, ठीक है, तो आपका कोई सेपरेट पेंशन फंड तो बन नहीं रहा, सेपरेट पेंशन फंड तो बन नहीं रहा, तो आप दोनों इसमें से डाल रहे हो। आपको सरकार का पैसा भी मिल जाएगा जब आप रिटायर हो गए, रिटायरमेंट हो गए, तो आपको सरकार का पैसा भी मिल जाएगा सीपीएफ के रूप में। आपको गवर्नमेंट पर मंथ दे रही है, तो उसमें होता है सीपीएफ से। अब जो पेंशन वाले जो होते हैं बेसिकली उनके लिए यूज़ होता था पहले जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड। उसमें क्या होता था कि इसमें केवल एम्प्लॉय शेयर होता है, एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर का शेयर जो होता था वो जाता था पेंशनेबल फंड में, जहाँ से पेंशन मिलती है हम लोगों को, ठीक है ना। लेकिन सीपीएफ में क्या होता है, सीपीएफ में दोनों ही लोग, आपका एम्प्लॉय भी और एम्प्लॉयर भी, वो एक फंड में डालते हैं। और क्यूमुलेटिव फंड या एक्यूमुलेटेड फंड जो होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो रिटायरमेंट रिटायरी को मिल जाता है, मतलब कि जो भी सर्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर हो रहा है उसको मिल जाता है।
मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, उन पर ये रूल अप्लाई नहीं होते, उनके लिए सेपरेट रूल्स हैं, उन पर ये CCS पेंशन रूल 2021 लागू नहीं होंगे। अगर जो मान लीजिए कोई पर्सन है, वो हम फॉरेन कंट्री में कहीं पर गए, ठीक है, एम्बेसीज होती हैं फॉरेन कंट्रीज में बेसिकली, तो एम्बेसी में कोई वहाँ पर लोकली किसी को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है ना, लोकली अपॉइंट कर लेते हैं, डिप्लोमेट में, काउंसलर में, या फिर कोई भी फॉरेन कंट्रीज़ में इंडिया का कोई ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत वहाँ पर वर्क कर रही है, मतलब कि उसका वर्किंग जो है वो रिपोर्टिंग जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए है, और वहाँ पर हम किसी को लोकली रिक्रूट करते हैं, तो उस पर ये अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। तो सिंपली हम ये बोलना चाहते हैं, जो प्रॉपर रूट से, मतलब जो एग्जामिनेशन होते हैं वो इंडिया में होते हैं। अगर जो हम उनकी बात करें, IFS की, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लोग जो होते हैं, इनकी जब हम बात करते हैं, तो जो IFS होते हैं, फॉरेन सर्विसेज में जो ऑफिसर्स होते हैं, इनकी रिक्रूटमेंट इंडिया में होती है, या फिर जो ASO वगैरह होते हैं इसमें फॉरेन मिनिस्ट्रीज में, इनकी रिक्रूटमेंट भी इंडिया में ही होती है, CHSL के थ्रू, CHSL, और इनकी होती है UPSC के थ्रू, ठीक है, UPSC के थ्रू। तो ये रिक्रूट यहाँ पर होते हैं, इनको फिर बाद में यहाँ पर पोस्टेड किया जाता है। लेकिन अगर जो कोई सेपरेटली वहीं लोकली बंदा हम किसी को पोस्ट कर लेते हैं, तो उस पर ये अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं कर रही है, उसको लोकल व्यवस्था के अंतर्गत वहाँ पर अपॉइंट किया गया, ठीक है। जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं उनको हम नहीं लेते, उन पर भी ये रूल अप्लाई नहीं होंगे। जो पर्सन की जिसकी टर्म ऑफ सर्विस जो होते हैं, टर्म्स और कंडीशन जो है सर्विसेज की, वो किसी और प्रोविज़न के तहत या फिर किसी और लॉ के तहत, जो कि फॉर द टाइम बिंग थी, जब उसकी अपॉइंटमेंट किया गया, उसका जब अपॉइंटमेंट किया गया एम्प्लॉय का, तो उस टाइम पे जो उसके एस्टेब्लिशमेंट या उसके डिपार्टमेंट या उसके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक सेपरेट रूल अप्लीकेबल थे, मान लीजिए कुछ सेपरेट रूल अप्लीकेबल थे, तो वो उन रूल के अंतर्गत उनको अपॉइंट किया गया है, तो उन पर CCS रूल लागू नहीं होंगे। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में CCS पेंशन रूल के अलावा कोई और से रूल एप्लीकेबल है, तो उस बंदे पर वही रूल एप्लीकेबल होंगे, उस एम्प्लॉय पर वही रूल एप्लीकेबल होंगे, ठीक है ना, ये वाले रूल नहीं होंगे। अब इन्हीं चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट वे में, मतलब कि अगर जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज बनते हैं कि, एक मिनट, तो यहाँ पर क्या है, ये एक्सप्लेनेशन दी गई है कि ये रूल अप्लाई होंगे ऑल्सो टू। अब एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, उसको ट्रेनिंग के लिए बोल दिया गया, उसको पुट कर दिया गया इंडक्शन ट्रेनिंग। यहाँ पर क्या है, ट्रेनिंग एक मैंडेटरी पार्ट है, ये उस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं जैसे कि आप आर्मी में, पुलिस, CRPF, SSB, या फिर एनी अदर, जहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, मतलब कि आपको अपॉइंट तभी किया जाता है, पहले आप ट्रेनिंग के गो थ्रू जाना पड़ेगा, और ट्रेनिंग के बाद आपको कंफर्मेशन मिलेगी, मतलब रेगुलर जो अपॉइंटमेंट होगा वो आपका ट्रेनिंग के बाद होगा, ठीक है। अगर जो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी, या गवर्नमेंट सर्वेंट है जो अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जिसको ट्रेनिंग में पुट कर दिया गया था ऑन या बिफोर 31 दिसंबर 2003, ठीक है, यही टाइम लिमिट है, पूरे जो रूल की टाइम लिमिट है वो यही है, 31 दिसंबर 2003। इस दिन या इससे पहले जिसको अपॉइंट कर दिया गया था, जिसको ट्रेनिंग में डाल दिया गया था, और वो ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद उसका अपॉइंटमेंट जो है रेगुलर बेसिस पे हुआ है। देखिए, अपॉइंटमेंट जो हुआ है वो आफ्टर आफ्टर 31 दिसंबर हुआ है, मतलब 2003 के बाद रेगुलर बेसिस पर अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस वो आफ्टर है। लेकिन इंडक्शन और ट्रेनिंग कब है, वो प्रीयर है, वो 31 दिसंबर 2003 से पहले की है। अब जैसे इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, अगर जो हम चाहें, मान लीजिए ये एक टाइम लिमिट बनाते हैं, इससे बना लेते हैं, ये एक टाइम लिमिट बना दी, ठीक है, ये है 31 दिसंबर 2003, ठीक है। ट्रेनिंग हमारी यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी अक्टूबर 2003 में, ट्रेनिंग, ठीक है। अब ये 9 महीने की ट्रेनिंग है, ठीक है, 9 महीने की ट्रेनिंग है, तो ये जून में कंप्लीट होगी, 3 महीने इसके जून में। अब 30 जून को यहाँ पर ट्रेनिंग समाप्त होगी, 30 जून 2004 को, ठीक है।
तो यहाँ पर 1 जुलाई को उसका रेगुलर बेसिस पे अपॉइंटमेंट हो गया 1 जुलाई को। तो ये रूल 1 जुलाई 2004 को। अब देखिए, वैसे तो इसका अपॉइंटमेंट रेगुलर बेसिस पे अपॉइंटमेंट हुआ है 1 जुलाई 2004 को, लेकिन इस पर भी ये रूल अप्लाई होंगे। सर इसमें रेगुलर अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है, अब मैं बताता हूँ। जैसे ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग में क्या होता है, बहुत से लोग डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं, मतलब कि उनको गवर्नमेंट बोल देती है, सरकार बोल देती है भाई ये कैपेबल नहीं है जॉब के लिए, तो हम इसको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से बोल देती है, तो इस पर भी ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है, एक प्रोवाइडेड शर्त रखी गई है, प्रोवाइडेड डैट कंप्लीशन ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग वो असेंशियल पार्ट होना चाहिए, कंडीशन जो थी आपकी अपॉइंटमेंट और रेगुलर बेसिस। मान लीजिए वही है कि आप रेगुलर बेसिस में पुलिस में किसी भी पोस्ट पर या फिर आर्मी में किसी पोस्ट पर तभी रेगुलरली अपॉइंट हो सकते हो जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई हो। तो इस तरीके से वो ट्रेनिंग जो है वो आपका असेंशियल या फिर इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए आपके रेगुलर बेसिस पर अपॉइंट होने का उस पोस्ट पर। ठीक है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट एलिजिबल होगा फॉर सैलरी या स्टेपेंड, उसको मिलना होना चाहिए उस टाइम पीरियड के लिए जिसमें वो ट्रेनिंग पे था। और जो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है वो काउंट होगी, ये जो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है ना, ये भी काउंट होगी जब हम पेंशन के लिए आगे जाके देखेंगे। पेंशन के लिए क्वालिफाई सर्विस हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है कि कितनी क्वालिफाई सर्विस उस गवर्नमेंट सर्वेंट ने की है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट की जब हम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन देखेंगे तो उसमें भी ये ट्रेनिंग का पीरियड काउंट होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशंस में आते हैं, एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो इनिशियली आपका अपॉइंट हो चुका था, इसमें किसी भी इन एस्टेब्लिशमेंट या डिपार्टमेंट जो था हमारे गवर्नमेंट का, जहाँ पर एम्प्लॉय जो थे वो कवर्ड करे जाते थे पेंशन से किसी अदर स्कीम में, जो पेंशन स्कीम थी लेकिन वो सीसीएस पेंशन रूल से अलग थी। जो ये थे ना पुराने वाले सीसीएस पेंशन रूल 1972, वो जिस डिपार्टमेंट में या जिस एस्टेब्लिशमेंट में जिस ऑर्गेनाइजेशन में उनको अपॉइंटमेंट किया गया, वहाँ पर पेंशन रूल तो एप्लीकेबल थे, लेकिन वो सीसीएस पेंशन रूल 1972 जो थे वो नहीं थे। और ये अपॉइंटमेंट कब होगा, सब में अपॉइंटमेंट याद रखना, अपॉइंटमेंट समी में 31 दिसंबर 2003 से पहले होगा। ठीक है ना, और या फिर वो किसी स्टेट गवर्नमेंट में थे, या फिर स्टेट की जो ऑटोनोमस बॉडीज़ होती हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी बॉडी जिसमें नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड हो, तो स्कीम हो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी, मतलब कि जहाँ पर सिंगल आपका एम्प्लॉय जो है, जो आपका एम्प्लॉयर है वो ही केवल पेंशन फंड में अमाउंट डालता है। पेंशन फंड में पीएफ जो होता है आपका पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड नहीं, ये पेंशन फंड है, पेंशन फंड में वही अमाउंट डालता है एम्प्लॉयर। तो जहाँ पर नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है, मतलब कि जहाँ पर एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता, एम्प्लॉयज़ को कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता अपनी पेंशन के लिए, तो उस जो सिमिलर थे सीसीएस पेंशन रूल 1972, या फिर इसी किसी ऐसे स्टेट गवर्नमेंट में या ऑटोनोमस बॉडी में उसका अपॉइंटमेंट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। अब क्या होता है वो सब्सिक्वेंटली आफ्टर, अब देखिए ये फिर से आफ्टर, जैसे वो ट्रेनिंग वाले में भी आफ्टर था कि आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो बिफोर है इससे, लेकिन जो आपका रेगुलर बेसिस पे अपॉइंटमेंट है वो आफ्टर है 31/12/2003 से। आफ्टर जो होते हैं वो सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड हो जाते हैं आफ्टर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पर यहाँ ये रूल अप्लाई होते हैं, मतलब कि वो पहले तो किसी और एस्टेब्लिशमेंट में थे या फिर किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में थे, जहाँ पर या तो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड यूज़ होता था या फिर पेंशन स्कीम थी जो सिमिलर टाइप की थी सीसीएस पेंशन रूल 1972 इस तरीके के। और वो बाद में 31 दिसंबर 2003 के बाद में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में या फिर ऐसे एस्टेब्लिशमेंट में उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है जहाँ पर 1972 वाले जो थे सीसीएस पेंशन रूल 1972 या फिर वो अप्लाई होते थे। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर भी उसकी जो सर्विस होगी या उसकी जो उस पर भी ये रूल अप्लाई होंगे बेसिकली, और उसकी सर्विस जो है क्वालिफाइड सर्विस मानी जाएगी। सब्जेक्ट रहेगा इस कंडीशन का, क्या मतलब कि कंडीशन के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी कि वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो फुलफिल करेगा अदर सर्विस, अदर कंडीशन फॉर काउंटिंग ऑफ सर्विस रेंडर इन सच एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, ऑटोनोमस इन अकॉर्डेंस विद द रूल या एनी जनरल या स्पेशल ऑर्डर इशूड इन दिस रिगार्डिंग। वो जो भी रूल्स उसके होंगे रिलेटेड वो सब उनको फॉलो करेगा। ठीक है, अब हम थर्ड के लिए देखते हैं। थर्ड एक कंडीशन यहाँ पर दे रखी है, इसमें थर्ड कंडीशन दे रखी है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट
वो अपॉइंट हो चुका था 31 दिसंबर के बाद, मतलब वो अपॉइंट होता है सिविल सर्विसेज में या फिर पोस्ट जो भी यूनियन की है, और वो फुलफिल करता है कंडीशन जो कवरेज होने की इसके अंदर विद एनी स्पेशल या जनरल जनरल जिसपे कोई स्पेशल या फिर कोई जनरल ऑर्डर जो है वो इशू किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है ना, ये क्या है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है जो 31/12/2003 के बाद आफ्टर अपॉइंटमेंट इनका जो हुआ है अपॉइंटमेंट हुआ है इनका इसके बाद। ठीक है, मान लीजिए नोटिफिकेशन जो थी उनकी पहले की थी, नोटिफिकेशन थी वो 20/10/2003 की, तो नोटिफिकेशन तो पहले है लेकिन अपॉइंटमेंट हो रखा है यहाँ पर, अपॉइंटमेंट हो रखा है जून 2004 में। तो इन पर बेसिकली लगेंगे नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर जो गवर्नमेंट किसी स्पेशल या जनरल ऑर्डर के तहत वो बोल दे कि इन पर भी ये ऑर्डर अप्लाई होंगे, इन पर भी ये रूल अप्लाई होंगे, तो वो अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है इसमें। अब आगे चलते हैं, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में बोल रखा है सब्जेक्ट टू प्रोविज़न। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है, सब्जेक्ट बोल रखा है इसमें, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 15। रूल 15 है हमारा के टेम्परेरी स्टेटस वाले एम्प्लॉयज से रिलेटेड, जो टेम्परेरी स्टेटस पे गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड किए गए थे 1900, ये बातें हैं 1990 के दौरान, जो एम्प्लॉयमेंट जिनका कर दिया गया था उनको बाद में क्या करा जाता था, उनको परमानेंट कर दिया जाता था। ठीक है ना, उससे रिलेटेड प्रोविज़न है ये। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न रूल 15, पर्सन जो रेगुलरली अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट सर्विस में, वो आफ्टर, देखिए यहाँ पर भी वो आफ्टर दिसंबर है, मतलब कि दिसंबर 2003, इसके बाद वो अपॉइंट किया गया है रेगुलर बेसिस पर, रेगुलरली बेसिस। ठीक है, अब नॉर्मली तो इस पर ये रूल अप्लाई होने नहीं चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर कंडीशंस क्या है, यहाँ पर कंडीशन है बट वो कन्फर्ट कर दिया गया था, उसको टेम्परेरी स्टेटस दे दिया गया था ऑन या बिफोर 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले। जो इनका एक रेगुलेशन एक्ट था, ये था कैजुअल लेबर ग्रांट ऑफ टेम्परेरी स्टेटस एंड रेगुलेशन, स्कीम थी हमारी गवर्नमेंट की 1973, जो कि नोटिफाइड की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल प्रिविलेज ग्रीवेंस और पेंशन। उस टाइम पे उसको बोला जाता था डिपार्टमेंट ऑफ, अब बोला जाता डिपार्टमेंट ऑफ, और उनका डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो ये टेम्प्रेरी स्टेटस जो होता था ये फॉलोड किया जाता था, मतलब कि आपको टेम्प्रेरी स्टेटस पहले मिल गया। ठीक है, ये टेम्प्रेरी स्टेटस जो है वो 31/12/2003 से पहले मिला है, इससे पहले या फिर इस दिन को, ऑन या बिफोर। ठीक है, और इसके बाद क्या है, इसके बाद आप रेगुलरली बेसिस पर आपको अपॉइंट कर लिया गया। तो ये फॉलोड होना चाहिए, ये टेम्प्रेरी स्टेटस का पीरियड और रेगुलरली वाला जो होना चाहिए विदाउट एनी इंटरप्शन होना चाहिए, इसके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको सर्विस से निकाल देता फिर आपको वापस बुलाया गया है, फिर इस दिन से जो बीच का टाइम पीरियड है उसमें मतलब आप घर पर बैठे रहे, ऐसा नहीं, वो रेगुलर होना चाहिए, बिल्कुल सीक्वेंस में चलना चाहिए विदाउट एनी इंटरप्शन। रेगुलर अपॉइंटमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट सर्विस में, तभी आप पर ये एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, अब है, अब क्या होता है, अगर जो आपकी डेथ हो गई मान लीजिए, या आपको ड्यूटी से निकाल दिया गया, आपको सर्विस से आपकी निकाल दिया गया, इस बेसिस पर आप फिजिकली हैंडीकैप हो चुके हैं परमानेंटली, या फिर कोई अदर उस पर अदर ग्राउंड्स पर आपको सर्विस से निकाल दिया गया, तो गवर्नमेंट मतलब निकाला नहीं है आपको सर्विस से, बाकायदा एक तरह बोलते हैं ना कि कंपनसेशन ग्राउंड पर आपको सर्विस से हटाया जाता है, मतलब एक तो होता है रिमूवल डिसमिसल करना, वो तो एक पेनल्टी रूप हो गई कि आपको कोई पेनल्टी मिल रही है या वो एक पनिशमेंट वाला चीज़ हो जाती है। तो पनिशमेंट के रूप में नहीं है यहाँ पर, पनिशमेंट की नहीं है, वो बोल रहे हैं जस्ट आपको निकाल दिया गया है क्योंकि आप भाई दक्षता के आधार पर, मतलब कि आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं रही, आपको कोई बीमारी हो गई, अल्जाइमर हो गया, आप भूल रहे हो चीज़ें, तो आपको उन बेसिस पर आपको निकाल दिया गया कि अब आप गवर्नमेंट सर्विस के लायक नहीं रहे, क्योंकि भाई आपको अल्जाइमर हो गया है, आप चीज़ें भूल जाते हो कर कर। तो इससे हमारे क्या हो सकता है, गवर्नमेंट को कुछ लॉस हो सकता है बड़ा, तो इस बेसिस पर आपको निकाल दिया गया। और वो अपॉइंटेड किया जाता है जो डिस्चार्ज हो गया, अपॉइंटेड किया जाता है उसको सिविल सर्विसेज में या पोस्ट में इन कनेक्शन विद द अफेयर, और वो किया जाता है आपको 2003 के बाद, मतलब दिसंबर 2003 के बाद, जो कि हमारी जो एनपीएस थी, एनपीएस रूल, उससे वो
कवर्ड होते हैं, ठीक है। बेनिफिट ऑफ इनवैलिड पेंशन, अब उसको कौन सी पेंशन मिल सकती है, उसको पेंशन में हम बेनिफिट दे सकते हैं। एक इनवैलिड पेंशन होती है जो रूल 39 है, इसी का रूल है, उसमें मिलेगी। या फिर डेथ के केस में, जो डेथ का केस है ये वाला, इसमें फैमिली पेंशन उसको मिलती है रूल 15 में, ठीक है। तो इनवैलिड पेंशन है, एक इनवैलिड पेंशन है जब आपको दक्षता के आधार पर या फिर एनी अदर रीज़न आपको डिस्चार्ज किया जाता है सर्विस से। और फैमिली पेंशन है, फैमिली पेंशन है इन केस ऑफ डेथ, ठीक है। डेथ हो गई आपकी, जो भी केस हो उसमें, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ऑप्शन उसके पास होता है एक रूल 10 में, इम्प्लीमेंटेशन उसको कर मतलब कि उसको किसके अंतर्गत बेनिफिट उसको लेना है, उसके पास ये रूल नंबर 10 में एक बेनिफिट होता है ऑप्शन चूज़ करने का। अगर तो वो इसमें करता है तो उसको ये रूल एप्लीकेबल होंगे, ठीक है ना। अब है द केस गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंट, आपको टेम्परेरी कैपेसिटी में अपॉइंट कर लिया गया किसी भी सर्विस में, किसी भी पोस्ट पर, जो कि यूनियन से रिलेटेड थी। एक बात हमेशा याद रखना, गवर्नमेंट सर्वेंट जो होगा इसमें वो यूनियन की बात कर रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, दैट्स मीन। तो यूनियन से रिलेटेड आपके किसी भी अफेयर में रखा गया, आपको अपॉइंट किया गया है, टेम्परेरी कैपेसिटी में अपॉइंट किया गया है, ऑन और बिफोर, यहाँ पर आफ्टर का नहीं, ऑन और बिफोर है, जो कि रिटायर हो गया बिफोर हैविंग बीन अपॉइंट, इससे पहले कि वो सब्सटेंटिवली अपॉइंट होता, उससे पहले वो रिटायर हो गया। तो बेनिफिट जो होंगे इस रूल के अंतर्गत वो उसको मिलेंगे, जो कि हमारे सेंट्रल सिविल सर्विस टेम्परेरी सर्विस रूल 1965 में दे रखे हैं, उतने एक्सटेंट तक, मतलब टू द एक्सटेंट जितना इसमें बोल रखा है कि कितने कितने बेनिफिट उसको मिलने चाहिए, उतने उसको बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। अब आती हैं इसमें गो डेफिनेशंस हैं बेसिकली। अकाउंट ऑफिसर्स के लिए बोला गया है, इसको इसको हम नेक्स्ट उसमें लेकर चलते हैं क्लास में ना, नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे। अभी तक का हमारा यही है कि हमारे सीसीएस पेंशन रूल, पेंशन रूल 2021 ये अप्लाई होते हैं 20 दिसंबर 2021 को, मतलब सॉरी 20 दिसंबर 2021 को इनका नोटिफिकेशन आया था। ये बात करते हैं उन गवर्नमेंट सर्वेंट्स की जो 31 दिसंबर 2003 को ऑन या बिफोर बिफोर अपॉइंटेड थे, ठीक है ना। या फिर कुछ ऐसे भी जिनका अपॉइंटमेंट पहले हुआ है लेकिन उनका रेगुलर बेसिस पर अपॉइंटमेंट वो 31 दिसंबर 2003 के बाद का है। जैसे कि ट्रेनिंग वाले लोग थे, इनकी ट्रेनिंग थी, इंडक्शन ट्रेनिंग जो होती है, ठीक है, इंडक्शन ट्रेनिंग वाले थे, कैजुअल लेबर थे, ऐसे लोग जो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड प्रोविडेंट फंड स्कीम है, या फिर उसमें नॉन सीपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड नहीं था, पेंशन स्कीम नहीं थी, उसमें उन्होंने जॉब की, बाद में वो इसके बाद इसमें आए हैं। या फिर किसी ने सिमिलर टाइप ऑफ पेंशन स्कीम थी, सिमिलर टाइप ऑफ पेंशन स्कीम थी, लेकिन आफ्टर 31 दिसंबर 2003 के बाद वो किसी ऐसे एस्टेब्लिशमेंट में है जहाँ पर सीसीएस पेंशन रूल 1972 अप्लाई होते हों, तो उन सबको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। डेफिनेशंस इसमें कुछ ऐसी खास हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं, उनको डेफिनेशन क्या है। आज के उसमें हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं इसको, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें ना समझ में आएंगी। और इन सब का मेरे को ऐसा लगता है कि इन सब का पर्सनल वो क्या होता है, आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में हो तो आपको ना चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट सर्विस में ये खासकर देखा जाता है कि हर वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है। अगर जो ऑर्डर में कोई वर्ड लिखा हुआ है, कोई नोटिफिकेशन में कोई वर्ड लिखा हुआ है, कोई ऑफिशियल गैजेट में कोई वर्ड लिखा हुआ है, तो उसमें हर वर्ड का अपना अपना मीनिंग होता है। उसको इंटरप्रिटेट सही तरीके से करना भी बहुत एक इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो काफ़ी टाइम ना पेंशन के केस इतने जो लोग कर रहे होंगे, मान लीजिए कोई अगर जो आपका जानकार है, या फिर आप अभी तैयारी कर रहे हो, कहीं पर ये रूल मांगे जा रहे हैं, कोई आपको जानकार है ना, तो उनसे पूछना। जो पेंशन के रूल्स जो होते हैं ना, ऐसे ऐसे केस आते हैं पेंशन के केसेस में, बहुत अच्छे अच्छे, मतलब फंसे हुए केस आते हैं। तो ये चीज़ ना क्या होती है, ये कहीं ना कहीं
हमारे लिए ज़रूरी है। सारे रूल हम पता होने चाहिए। अगर जो हमें इसकी सर्विस हम कर रहे हैं, हमें टिप्स पर होने चाहिए। अगर जो हमें वर्क अलॉट हुआ है कि भाई आप एस्टेब्लिशमेंट का काम करोगे, तो एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं वो हमें आने चाहिए। तो ये बेनिफिशियल रहेगी ये पूरी सीरीज़ सभी के लिए। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। और जो कोई ये लास्ट लाइन सुन रहा है तो इसका मतलब उसने पूरी वीडियो देखी है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।